गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, जो रीट का सिलेबस है उसके अंतर्गत एक न्यू टॉपिक जोड़ा गया है, वो है आपका एनईपी 2020, एनईपी 2020। तो आज हम एनईपी 2020 के ऊपर बिना समय गवाए हुए चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है एनईपी 2020 कि एनईपी 2020 की जो घोषणा है, इसकी जो घोषणा है एनईपी 2020 की हुई थी 29 जुलाई 2020 को। इसकी क्या हुई थी दोस्तों, घोषणा हुई थी। और जो घोषणा करने वाले थे कौन, उस टाइम पे केंद्र में शिक्षा मंत्री थे हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक थे उस समय पे, उन्होंने ये अध्यक्षता उन्होंने मतलब क्या है घोषणा की थी। अब इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो उस टाइम पर देखा गया कि भाई अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो उन्होंने कहा कि एक अध्यक्ष हम एक बड़े साइंटिफिक आदमी को बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक साइंटिस्ट, उनका नाम है के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के प्रमुख रह चुके हैं, उनको इनके क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। अब एक बात करें कि जो शिक्षा विभाग है हमारा, देखो पहले शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता था। कौन किसके अधीन आता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बाद में किसके अधीन आया, शिक्षा मंत्रालय। मतलब फाइनली बात कहने की ये है कि शिक्षा विभाग स्पेशली पहले नहीं था। जो शिक्षा विभाग था वो MHRD के अंतर्गत ही आता था, ठीक है ना। और मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता था, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं शिक्षा नीतियों के बारे में। जो शिक्षा नीति है ये 1968 में, पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उस समय पे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। और इंदिरा गांधी जी ने ये जो वो लेके आई थी इसको, प्रथम शिक्षा नीति को, वो कोठारी कमीशन की सिफारिश पर लेके आई थी। उस टाइम पे कोठारी कमीशन था, उसकी सिफारिश पर लेकर आई गई थी। और कोठारी कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन से, दौलत सिंह कोठारी। कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। और कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो कोठारी आयोग की जो स्थापना है वो 19 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। ये थी पहली शिक्षा नीति। दूसरी शिक्षा नीति के बारे में बात करें, दूसरी शिक्षा नीति है वो आई थी 1986 में। कब आई थी, 1986 में। 1986 में आई थी, जिसके उस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, राजीव गांधी जी थे। कौन थे, राजीव गांधी जी। और ऑब्लिक लगा के लिखा हुआ 1992, मतलब 1992 इसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। और संशोधन करने वाले के लिए जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव, ठीक है। ये दो हो गई। दो के बाद तीसरी जो आई है वो कौन सी है, अपनी एनईपी 2020 है। और इस टाइम पर कौन है प्राइम मिनिस्टर, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस टाइम पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे उस टाइम पर 2020 में, तब ये पॉलिसी आई थी। अब देखिए कैसे याद करेंगे, पहली पॉलिसी आई है 1968। इन्हीं शब्दों को उल्टा सीधा कर दो तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ भी गांधी है, वहाँ इंदिरा गांधी है, फिर वहाँ पे क्या है, राजीव गांधी है। तो आपको याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे, थोड़ा इधर आइए आप। हम देखते हैं कि शिक्षा नीति है क्या, कौन सा पैटर्न इस शिक्षा नीति के अंतर्गत चल रहा है, कैसे ये काम करती है। तो देखो पहले हम नई शिक्षा नीति के पैटर्न को समझेंगे। नई शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है, तो कुछ सिंपल सी भाषा, पहले तो इसको देख लें, चित्र को देखें आप। जो नई शिक्षा नीति का पैटर्न है वो है 5+3+3+4। अब इसको 5+3+3+4 से मतलब क्या, इस बात को पहले आप समझें। और इसको ऐसे पढ़ने की जगह से बोलिए 53-34, कितना बोलिए, 53-34। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5-3-3+4 ये कौन किसका सिद्धांत है, तो एनईपी 2020 का सिद्धांत है, ठीक है। 53-34 कितना, 53-34। कैसे याद करेंगे इसको, एक साइड 5 लिख दिया, एक साइड 3 लिख दिया, सॉरी एक साइड लिख लिया 5, एक साइड लिख लिया कितना, 4, और बीच में क्या लिख दिया हमने, 2 बार 3-3 लिख दिया। ये तुम्हारा क्या बन गया, सिद्धांत बन गया 53-34। अब देखो इसमें है क्या, मतलब इसके पैटर्न को समझिए। नई शिक्षा नीति में क्या पैटर्न है, नई शिक्षा नीति में ये पैटर्न है कि ये 4 स्टेज में डिवाइडेड की गई है। ये कितने पार्ट में डिवाइड की गई, भाई इसके क्या होंगे, 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा। पहले पार्ट का नाम रखा गया है फाउंडेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज है ये, फाउंडेशनल स्टेज। दूसरे का नाम रखा गया है प्रीपैरेटरी स्टेज। और तीसरे का रखा गया है मिडिल स्टेज, एंड चौथे का रखा गया है आपका सेकेंडरी स्टेज। इस प्रकार से इसमें 4 स्टेज है। अब 4 स्टेजों में सिस्टम क्या है, अब इसमें पहले स्टेज में 5, और दूसरे में 3, फिर तीसरे में 3, और चौथे में क्या, 4। इसको आप समझिए। जब विद्यार्थी सबसे पहले जब स्कूल जब पढ़ने जाएगा तो सबसे पहले पढ़ने के लिए वो कहाँ जाएगा, आंगनबाड़ी पर जाएगा। कहाँ पढ़ने के लिए जाएगा, आंगनबाड़ी पर। अब आंगनबाड़ी में ये है, आंगनबाड़ी में जो विद्यार्थी है 3 साल के बाद आएगा। पहली बात, 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद वो आंगनबाड़ी में आएगा, और आंगनबाड़ी में वो पढ़ाई करेगा 3 साल के लिए।
आंगनबाड़ी में देखिए वो पढ़ाई कितने साल के लिए करेगा, 3 साल में लिख रखा है। स्टेज फर्स्ट में आंगनबाड़ी में पढ़ाई करेगा 3 साल। अब जो फाउंडेशनल स्टेज है इसके 2 भाग हैं, मैं आपको बता दूं। इसमें क्या है, फाउंडेशनल स्टेज में जैसे हम समझ लें कि ये स्टेज है फाउंडेशनल, इसके 2 पार्ट हैं, एक ऊपर वाला नीचे वाला। नीचे वाले में तो चलेगी आंगनबाड़ी और ऊपर वाले में चलेगी क्लास 1 एवं 2। जब बच्चा तीन साल का हो गया तब तो आ जाएगा आंगनबाड़ी में, और 3 से 3, 4, 5 यहाँ ये क्लास है बढ़ जाएगा। उसके बाद पहुंच जाएगा बच्चा यहाँ पर, 1 और 2 में यहाँ पर बच्चा पहुंच जाएगा। तो देखो क्या है, 3 इयर्स में तो हो गया, फाउंडेशनल स्टेज होगी। तो फाउंडेशनल स्टेज में देखें तो क्लास 2 तक की पढ़ाई कर लेगा। उसके बाद क्या है, प्री प्यूबर्टी स्टेज है। प्री प्यूबर्टी स्टेज में क्या है कि 3 क्लासेस चलेंगी। कितनी क्लासेस चलेंगी, 3 कौन कौन सी चलेंगी, एक तो चलेगी कक्षा 3 पास करेगा, फिर 4 पास करेगा, फिर कौन सी पास करेगा, 5 पास करेगा। मिडिल में कौन कौन सी परीक्षा पास करेगा, 6, 7, 8, ठीक है। और उसके बाद क्या चलेगा, सेकेंडरी में 9, 10, 11, 12। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है, 5 इसीलिए रखा गया कि 3 क्लास तो पढ़ेगा कहाँ पर, आंगनबाड़ी में, 2 क्लास पढ़ेगा स्कूल में, तो 5, फिर 3, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से स्टेज रहेगी। अच्छा, इसमें एज फैक्टर क्या रहेगा, आप इस एज फैक्टर को समझ लें। एज फैक्टर कितना रहेगा, तो एज फैक्टर है कि 3 से लेकर के 8 साल तक का जो उम्र है वो तो हो रहेगी उसकी किसमें, फाउंडेशनल स्टेज में रहेगी। किस में रहेगी, फाउंडेशनल स्टेज में। और 8 से 11 तक की उम्र है वो किस में रहेगी, प्री प्रायोरिटी स्टेज में रहेगी। और 11 से 14 तक की उम्र है वो किस में रहेगी, मिडिल स्टेज में रहेगी। और 14 से 18 तक की उम्र है वो किस में रहेगी, आपकी सेकेंडरी में रहेगी। ये तो है नवीन शिक्षा पद्धति का मतलब फॉर्मूला। अब पुरानी शिक्षा पद्धति क्या थी, तो पुरानी शिक्षा पद्धति को हम बोलते हैं 10+2। क्या बोलते हैं, 10+2। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ, किसे क्या बोलते हैं, इसको 10+2 बोलते हैं। मतलब एक बार में 10वीं तक की पढ़ाई, फिर जब 10वीं तक की पढ़ाई हो जाए तो क्या होता है, 2 क्लास और पढ़ लो, 11th और 12th। ये था मतलब पुराना, और ये था मतलब नया। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, देखना कि कौन सी पॉलिसी है, इसका नाम क्या है, ठीक है। अब आपको बता दूं, ये जो हमारी पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या है, ये जो पॉलिसी दी गई है और सिलेबस में इसमें से 6 पार्ट दिए गए हमारे लिए। केवल कितने पार्ट दिए गए हमारे लिए, 6 पार्ट दिए गए हैं। उसमें जो पहला सिलेबस का टॉपिक है वो आपका ये है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव। तो प्रारंभिक बाल्य देखभाल को जो इंग्लिश में बोला जाता है, इसको बोलते हैं ECCE, ये बोला जाता है। देखो, ई का मतलब होता है अर्ली, सी का मतलब चाइल्डहुड, सी का मतलब केयर, एंड ई का मतलब एजुकेशन। मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये होता है। अब ये जो ECCE है ये किस किस के द्वारा संचालित है, मैं आपको बता दूं। तो एक बार देखें किसके द्वारा संचालित है। इसमें देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसमें 4 डिपार्टमेंट इंक्लूड है, तब जा करके ये ECCE को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, इसको ये चलाएंगे, ठीक है। पहला पार्ट आपका ये है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्री फाउंडेशनल जो स्टेज है वो उसमें क्या है, जो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, देख लेना ECCE की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद आइए आप, जो आपके में सिलेबस में दूसरा टॉपिक जोड़ा गया है वो क्या है आपके लिए, एक और सिलेबस का जो टॉपिक देखना, उसमें लिखा हुआ है रीड के सिलेबस में, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। बच्चे को बुनियादी साक्षरता आनी चाहिए और संख्या का ज्ञान होना चाहिए। अभी मैंने बनाया था बुनियादी साक्षरता का मतलब है कि बच्चे को हिंदी पढ़ना आना चाहिए और जोड़ गुणा घटा भाग, ये उसको 4 चीज़ आनी चाहिए। ये क्या कहलाती है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कहलाता है। फिर ये पढ़ के देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है। देखिए, इसके अंतर्गत मूलभूत स्तर पर पढ़ना लिखना, अंक गणित और कक्षा 3 तक आना चाहिए। मतलब कक्षा 3 तक पढ़ना लिखना, अंक गणित वगैरह की छोटी मोटी संक्रियाएं सारी आ जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा इसमें कहा बताया गया है, इसमें न्यू पॉलिसी के अंतर्गत। इसका लक्ष्य है 2025 तक प्राप्त करना। इसका जो टारगेट रखा गया वो ये रखा गया कि इसे हम कब तक प्राप्त कर लें, 2025 तक इसे हम क्या कर लें, प्राप्त कर लें। 2025 के लिए इसमें बोला गया है कि इसे हमें 2025 तक अचीव करना है। अब देखो क्या है, अचीव कैसे करेंगे। तो देख, एक दीक्षा ऐप है। कौन सा ऐप है, दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप की फुल फॉर्म है, D मतलब डिजिटल, I मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, K मतलब नॉलेज और SHA का मतलब है शेयरिंग।
मतलब ये है कि अब इनको पढ़ाने के लिए कंटेंट भी चाहिए, तो कंटेंट गवर्नमेंट क्या करेगी, ये आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराएगी। सारे टीचर्स के लिए कंटेंट ऑनलाइन प्रोवाइड होगा। और देखो इसमें लिखा हुआ है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर उच्चतम गुणवत्ता वाले भंडार उपलब्ध कराएगा। तो कौन उपलब्ध कराएगा? दीक्षा ऐप उपलब्ध कराएगा। तो देखना दोस्तों, दीक्षा ऐप से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दीक्षा ऐप की फुल फॉर्म क्या है, इसलिए आप दीक्षा ऐप की इसकी फुल फॉर्म याद कर लें। उसके बाद क्या है, निपुण। NIP में एक निपुण अभियान चला है, मैं आपको बता दूं, निपुण अभियान चला है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के अंतर्गत ये अभियान चला है निपुण। उस निपुण को समझिए, निपुण क्या है? निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूमेरेसी। मतलब प्रोफिशिएंसी मतलब प्रवीण, देखो हिंदी में अर्थ है बेहतर समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता हेतु राष्ट्रीय पहल। पढ़ाई में प्रवीणता हेतु क्या करनी है? राष्ट्रीय पहल इसमें करनी है, राष्ट्रीय पहल। तो आपसे पूछा है निपुण अभियान का रिलेशन किससे है, तो आप बता देना निपुण अभियान का जो रिलेशन है वो हमारा किससे है? निपुण अभियान का रिलेशन आपका, निपुण अभियान का रिलेशन है आपका किससे? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से आपका निपुण अभियान का क्या रहेगा बेटा? रिलेशन रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सिलेबस में टॉपिक रखा है स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र। स्कूलों में मतलब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और जो शिक्षण है, शिक्षण का शास्त्र कैसा होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं स्कूलों में पाठ्यक्रम के बारे में, तो देखो उन्होंने बताया कि देखो इस प्रकार से सेटअप होना चाहिए। मैं आपको भी बता रहा था कि पढ़ाने का सिस्टम ये बताया गया कि देखो 4 स्टेज हैं। पहली स्टेज कौन सी है? फाउंडेशनल, दूसरी प्रेपरेटरी, तीसरी मिडिल एंड चौथी सेकेंडरी। फाउंडेशनल स्टेज में देखो 2 पार्ट किए हैं। तो देखो यहाँ तो रहेगा आंगनवाड़ी, मतलब बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ के आएगा 3 साल के बाद, ठीक है। और यहाँ फिर रहेगा, यहाँ अटेंड करेगा कौन सी क्लास? 1 एवं 2 क्लास को यहाँ पर अटेंड करेगा, ठीक है। तो जब तक बच्चे की उम्र 3 से लेकर क्या हो जाएगी? 8 साल की उसकी उम्र हो जाएगी। उसके बाद आता है प्री प्रायोरिटी। इसमें मतलब विद्यार्थी क्या करेगा? जैसे ये फॉर्मूला था 5 + 3 + 3 + 4। तो यहाँ बच्चा अब क्या करेगा? 3 क्लास और पढ़ेगा। 1 और 2 तो पढ़ लिया, तो यहाँ पढ़ेगा बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं। फिर 3 क्लास और पढ़ेगा, यहाँ पढ़ेगा 6वीं, 7वीं और 8वीं, ठीक है। और फिर पढ़ेगा इकट्ठी 4 क्लास हैं, 9, 10, 11 और कौन सी? 12। इस प्रकार बेटा यहाँ पर क्या होगा? ये 4 क्लासें विद्यार्थी पढ़ के जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न दे रखा है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है मैं आपको बता दूँ। इसमें ये कहा गया है कि GER 100% करना है। और व्हाट इज़ द GER? GER क्या होता है? GER से मतलब है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है, मतलब सकल नामांकन अनुपात। मतलब विद्यालय के अंतर्गत क्या रहेगा कि जो नामांकन का जो अनुपात है ना, वो पूरा होना चाहिए। मतलब प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक बच्चे का क्या हो जाना चाहिए? नामांकन हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक बच्चे का नामांकन होना चाहिए। बिना नामांकन वाला कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका नामांकन नहीं हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रटने की प्रथा को बंद करके विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान क्यों ले जाना। इसमें बताया गया है कि रटने की प्रथा क्या हो जानी चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। रटाना नहीं है बच्चे को, रटाना बिल्कुल कैंसिल कर दो। बच्चे को बिल्कुल भी रटाना नहीं है। बच्चे को क्या करना है? अंडरस्टैंड कराना है, बच्चे को समझाना है। पहले बच्चे को समझाया है, रटाना बंद, इसमें बिल्कुल बता दिया गया है। और देखिए क्या है इसके अंतर्गत बताया गया बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। बहुभाषावाद से मतलब है कि जो एजुकेशन पैटर्न है इसमें क्या है? बहुभाषावादी काम चलेगा। मतलब यदि आप काफ़ी सारी लैंग्वेज जान रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए। इसमें लिखा गया है कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा होनी चाहिए, ये जिसकी मातृभाषा है, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। मतलब जो शिक्षा का माध्यम है शुरुआत में कैसी भाषा में होना चाहिए? घर की भाषा में होना चाहिए। उसके बाद है कि प्रत्येक विद्यार्थी द लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर एक प्रोजेक्ट में भाग लेगा। मतलब जो हमारे देश का प्रत्येक नागरिक है वो किस में भाग लेगा? द लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट है, उसमें क्या लेगा? भाग लेगा। और कक्षा 6 से 8 के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। उस प्रोजेक्ट का नाम है एक भारत और श्रेष्ठ भारत। एक भारत और श्रेष्ठ भारत करके पहल चल रही है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा,
देख लेना, आपसे पूछा गया तो कि एक पहल का नाम बताइए जो कक्षा 6 से 8 में चल रही है, उसका नाम है एक भारत और श्रेष्ठ भारत। इस प्रकार से ये जो टॉपिक तुम्हारे में जोड़ा गया था, स्कूलों में पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस कैसा होना चाहिए और शिक्षण का शास्त्र किस प्रकार से होना चाहिए, ये इसमें हम कवर करेंगे। और देखो लिखा हुआ है अधिगम समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए बेटा, अधिगम को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए और है आपके लिए क्या, आनंददायी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आनंद आना चाहिए उसमें, बच्चे को पढ़ने में उसमें क्या आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। यदि आनंद नहीं आ रहा है तो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है ये टॉपिक। अब देखिए एक और टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है शिक्षण विधि के, उसी के अंतर्गत वो है आपका कि शिक्षक करके टॉपिक दे रखा है। तो शिक्षक करके टॉपिक में क्या है कि यह एक 4 वर्षीय एकीकृत कोर्स है। मतलब शिक्षक बनने के लिए अब एक काम करना पड़ेगा कि आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा। कितने साल का कोर्स करना पड़ेगा आपको, 4 साल का आपको इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा। और इसमें बताया गया है कि जो टीचर्स हैं जैसे जो पहले से पोस्टेड हैं उनको सीपीडी लेनी पड़ेगी। सीपीडी का मतलब है सतत व्यावसायिक विकास। उनको सतत व्यवसाय विकास के लिए 50 आवर देने पड़ेंगे, मतलब उनकी ट्रेनिंग हुआ करेंगी और उनको क्या है इनसे 50 घंटे मिनिमम उनको 1 साल के अंदर देने पड़ेंगे, जिसमें क्या होगा वो उनको सीखने को मिलेगा आधुनिक विचार, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड कार्यशाला। मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होंगी और आपकी कैसी होंगी, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हुई, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, आप सीखेंगे भविष्य में कि हमें और एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कैसे करना है। और बताया गया है जो टीचर्स हैं उनके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा CMP होगा, क्या होगा CMP, ये तो कोष्टक है। CMP में है बताया कैरियर मैनेजमेंट प्रोसेस होगी, कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस, मतलब कैरियर को लेकर के क्या आप प्रोग्रेस कर सकते हैं उसके ऊपर क्या किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है। एंड में स्कूल में विशेष शिक्षकों की आवश्यकता, स्कूल में विशेष शिक्षक होंगे, मतलब गूंगे बहरे वगैरह जो विद्यार्थी हैं उनसे लेकर भी यहाँ पर शिक्षक होंगे। 2030 तक क्या टारगेट रखा गया है, 2030 तक शिक्षा के हेतु निम्नतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, मतलब 2030 तक तो ये फाइनल कर दिया गया है कि बच्चों की योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड वाली होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि भविष्य में कि शिक्षक का और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि सामान्य क्षेत्र है तो वहाँ पर अनुपात 1 शिक्षक है और 30 छात्र होने चाहिए, और क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो वहाँ पर 1:25 करके क्या होना चाहिए, वहाँ पर 1:25 करके वहाँ पर शिक्षक होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके लिए ये है एक और यूनिट जो आपके लिए जोड़ी गई है वो ये जोड़ी गई है कि क्षमता मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम, ये टॉपिक आपके लिए जोड़ा गया। अब देखो इसमें आपके लिए क्या है, इस बात को आप समझें। इसमें आपके लिए बताया गया है कि शिक्षा सामाजिक न्याय और इसका देखो समता मूलक का मतलब है कि मतलब समानता पैदा करना, समता की मूलक और समझें मतलब समानता पैदा करना, और समावेशी मतलब सब लोगों को समावेश कर लेना, है ना। जैसे गूंगे हों, बहरे हों, लूले हों, लंगड़े हों, चाहे दिव्यांग हो किसी प्रकार का, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मतलब सबको इसमें मतलब शिक्षा इसमें मिलेगी, इसमें बिल्कुल बताया गया है। तो देखिए क्या क्या है इसमें कि शिक्षा सामाजिक एवं न्याय समानता प्राप्त करना, SC ST OBC धार्मिक लिंग आधार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बालकों की पढ़ाई में भेद नहीं करना है। अब एक बात की CWSN का मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बालक, मतलब जो दिव्यांग बालक हैं, जैसे कोई बालक है वो दिव्यांग है, पैर से खराब है, किसी का मतलब माइंड से दिक्कत है, कोई विद्यार्थी ऐसा है उसके अंदर क्या है कि किसी का तालू कटा हुआ है। जैसे मेरे विद्यालय के अंदर एक केस है कि उस बच्चे का क्या है, तालू कटा हुआ है, उसके अंदर मतलब तालू बोलने की उसके अंदर सही सिस्टम नहीं है उसका, तो ऐसे बच्चे CWSN के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और देखिए और क्या है, और SCDG टाइप के जो बच्चे हैं मतलब सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समूह हैं उनको भी इसमें क्या किया गया है बेटा, इंक्लूड किया गया है। तो देखो जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइटेड किया है वो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म पूछने के आपके चांसेस रहेंगे कि चलो विद्यार्थी से फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि चलो इसे इतना याद है या नहीं है। अब लास्ट जो टॉपिक आपके जोड़ा गया वो है स्कूल शिक्षा के मानक निर्धारण और प्रमाणन।
मतलब विद्यालय का एक क्या मानकता होनी चाहिए, विद्यालय मतलब कैसा होना चाहिए, इसमें क्या बताया गया देखिए। इसमें विद्यालय के मानक तैयार किए जाएंगे तथा एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और उस अथॉरिटी का नाम है SSSA। ट्रिपल एस का मतलब, एस का मतलब स्टेट, दूसरे एस का मतलब स्कूल, तीसरे एस का मतलब स्टैंडर्ड और ए का मतलब अथॉरिटी। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी बनाई जाएगी। अब बात मानकता की जा रही है तो ये पूछा जाएगा कि मानकता के अंदर क्या होना चाहिए। तो देखो मानकता के अंदर ये होना चाहिए कि उसकी सुरक्षा, बच्चे की सुरक्षा, उसका बचाव और स्कूल का आधारभूत ढांचा अच्छा होना चाहिए। शिक्षकों की संख्या वहाँ पर होनी चाहिए स्कूल के अंतर्गत। सभी राज्य स्कूल SIRT से जुड़े होंगे। एक स्टेट लेवल की ऐसी संस्था होगी, उससे सभी जो है स्कूल हैं वो क्या होंगे, जुड़े होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान में RSCERT करके एक संस्था है, RSCERT करके संस्था है जिसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, उदयपुर है। अब देखो क्या है, चाहो तो आप इसकी याद कर सकते हो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगी। और एजुकेशन के मामले में RSCERT जो संस्था है वो बहुत बेस्ट संस्था है। तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग करके ये क्या है, संस्था है। एक है स्क्वाफ, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क, ये भी एक संस्था स्थापित की गई है जैसे स्कूलों को मानक क्या किया जा सके, निर्धारण किया जा सके। अब एक करके क्या है, एक NAS करके परीक्षा होती है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, मतलब राष्ट्रीय लेवल का एक सर्वे है। हम इसको मतलब नॉर्मली भाषा में नास बोल देते हैं कभी कभी कि भाई ये नास की परीक्षा आ रही है। तो नास की परीक्षा एक परीक्षा अप्लाई कराती है, उस परीक्षा का नाम है परख। क्या नाम है, परख। परख नाम से एक परीक्षा होती है जिससे छात्रों के सीखने के स्तर पर जानकारी होगी। मतलब सेंट्रल लेवल पर हमको पता चलेगा कि नेशनल लेवल पर बच्चों का लेवल कितना चल रहा है। ऐसा किससे पता चलेगा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे या परख के माध्यम से चलेगा। किसके माध्यम से चलेगा, परख के माध्यम से चलेगा। अब देखो प्रमुख महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो प्रथम प्रमुख महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके देखिए कौन कौन से हैं दोस्तों। देखो बजट कितना बताया गया, GDP का 6%। बजट कितना होना चाहिए, GDP का 6% होना चाहिए। 2030 तक सभी का GR 100%, मैंने आपको बता ही दिया। GR में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 100% होना चाहिए। और देखिए भाग 4, किसके भाग 4 हैं, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी गई है इसको जो 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला भाग स्कूल शिक्षा है, दूसरा उच्च शिक्षा है और तीसरा है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और चौथा है क्रियान्वयन की रणनीति। ऐसे कर इसके 4 पार्ट हैं। हमारे लिए जो रीट के सिलेबस में प्लस किया गया वो प्लस किया गया कौन सा, स्कूल शिक्षा वाला। कौन सा वाला, स्कूल शिक्षा। तो आपकी बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप स्कूल शिक्षा वाले पोर्शन को ही क्या करें, कवर करें। आगे क्या दिया गया है, ये सतत विकास लक्ष्य SDG 30 का SDG 4 है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा हमारे देश ने क्या किया है, 30 गोल डिसाइड किए हैं 2030 तक, कि 2030 तक हमको इनको प्राप्त करना है। जैसे कि हमको शिक्षा लेनी है, शिक्षा एजुकेशन होनी चाहिए, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य की सेवा अच्छी होनी चाहिए। ऐसे करके कई सारे इसमें गोल्स हैं। सर गोलों की संख्या 16 है, 16 गोल हैं 2030 तक हमको अचीव करने हैं। तो 4th नंबर का जो गोल है, उस 4th नंबर के गोल का नाम है सार्वभौमिक गुणवत्ता एवं शिक्षा। सार्वभौमिक गुणवत्ता एवं शिक्षा। अब देखो आता है NEP के आधार स्तंभ। NEP के आधार स्तंभ कौन कौन से हैं, तो देखो NEP के आधार स्तंभों के बारे में करें तो AAEQ 3 A से हैं और एक E और Q है। A का मतलब होता है असेस, अफोर्डेबल और ये है आपका अकाउंटेबल और एक है इक्वालिटी एंड है आपकी क्वालिटी। अब देखो असेसमेंट में होता है पहुंच, मतलब प्रत्येक बच्चे की पहुंच होनी चाहिए एजुकेशन तक, प्रत्येक बच्चा एजुकेशन प्राप्त करे, ये तो कहलाती है पहुंच। अफोर्डेबल मतलब किफ़ायती होना चाहिए, हाई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत महंगी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, तो हर बच्चे को क्या है शिक्षा नहीं मिल पाएगी। उसके बाद है ए का मतलब हो गया अकाउंटेबल, उत्तरदायित्व। तो ये जो एजुकेशन है वो उत्तरदायी एजुकेशन होनी चाहिए, उससे कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व तय होने चाहिए कि वो हमारे लिए भविष्य में क्या करेगी, काम करेगी। और एक है आपकी इक्वालिटी मतलब समानता पैदा करना है। इक्वालिटी मतलब समानता पैदा करने वाला ये होना चाहिए। उसके बाद है आपकी क्या, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। क्या बनना, उसमें एजुकेशन के अंदर गुणवत्ता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो मैं बात कर रहा था कि राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा होती है जो नास होती है, उसका नाम है परख के नाम से जानी जाती है। और परख की फुल फॉर्म है PA परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस
नॉलेज फॉर द हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट माने क्या होता है? संपूर्ण विकास होता है, सर्वांगीण विकास। इसकी हिंदी फुल फॉर्म है प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का क्या करना? विश्लेषण करना। इस प्रकार से दोस्तों हमने इसमें केवल 6 पेजों का नोट्स बनाया था और 6 पेज के नोट्स के अंतर्गत ये सारा आपका कवर हो गया था। फर्स्ट पेज के अंतर्गत मैंने आपकी देखो एक बात छोड़ दी थी, जो पहला वाला पेज था कि ये इस एजुकेशन पॉलिसी को देने का मतलब क्या है। मतलब अब इसको समझिए कि एजुकेशन पॉलिसी के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखो, हर बच्चे की विशेष क्षमताओं का विकास करना, बुनियादी साक्षरता का ज्ञान करना, ये आपने पढ़ाई है। लचीलापन मैंने बता दिया, सिलेबस के अंदर लचीलापन होना चाहिए, भविष्य में उसके निर्णयों में लचीलापन होना चाहिए। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम से इतर व्यावसायिक एवं शैक्षणिक धाराओं के बीच सहसंबंध होना चाहिए। मतलब चाहे आप कला ले लो, चाहे आप विज्ञान का पोर्शन ले लो, इन दोनों में क्या होना चाहिए? इंटरकनेक्टिंग होना चाहिए। मतलब दोनों की नॉलेज एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद देखें, ज्ञान की एकता अखंडता सुनिश्चित करना अर्थात विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल के बीच समग्रता का मतलब समग्र शिक्षा का क्या करना? विकास करना। मतलब विद्यार्थियों के अंदर इसकी समग्र शिक्षा का क्या करना है? विकास करना है। उसके बाद देखें, अवधारणा की समझ पर जोर देना। मतलब कंसेप्ट को समझाना, रटाना ही आपको पता ही चल गया। अब देखो, इस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य क्या है? शिक्षा पद्धति का उद्देश्य है कि नवीन क्या है? मतलब नैतिकता, मानवीय और संवैधानिकता के मूल्यों पर क्या देना? जोर देना। अब देखो, बहुभाषिकता का प्रोत्साहन मैंने आपको बताया था, स्थानीय भाषा या मल्टी लैंग्वेज उसमें होनी चाहिए। सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया, CC पर जोर दिया गया है, एवं तकनीकी का यथासंभव प्रयोग किया गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस टॉपिक्स को आपके लिए कवर करा दिया है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले आप क्या करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर अपनी समस्या प्रॉब्लम को लिख दें आप, जिससे हम आपकी समझ पाएँ आपको क्या दिक्कत हुई है हमारी वीडियो से। और यदि आपको हमारी वीडियो क्या लगती है, अच्छी लगती है, तो इस वीडियो में आप एक अच्छा सा कमेंट करके जाएं और इसे अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ इसे क्या करें? शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।